हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हमने जो लेक्चर नंबर 8 और 7 में वर्टिकल सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था, उसी के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डालें और उसमें नोट करें कि एक एरोप्लेन है जो कांस्टेंट स्पीड से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ओके, एरोप्लेन की जो कांस्टेंट स्पीड दी हुई है वो आपकी 100 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर नोट करें आप, ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एरोप्लेन मूव कर रहा है। ठीक, एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड है। ओके, और जो आपका पायलट का जो वेट है वो 75 kg है। वेट ऑफ पायलट 75 kg है। और डाटा नोट करें, रेडियस सर्किल की 200 मीटर है और जी की वैल्यू 10 लेना है। रेडियस 200 मीटर है, जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ओके, नीचे नोट करें, कैलकुलेट द फोर्स विद विच द पायलट प्रेसेस द हिच सीट। Calculate the force with which the pilot presses the hitch seat when at highest position and at lowest position। ठीक, तो लोएस्ट पोजीशन पायलट की ये है, जिस फोर्स से वो सीट को प्रेस करेगा वही उसका नॉर्मल फोर्स भी होगा। इसका मतलब है कि हमें नॉर्मल फोर्स का कैलकुलेशन करना है। तो लोएस्ट पोजीशन पर, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, नॉर्मल आपका वर्टिकल सेंटर की तरफ होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। mg डाउनवर्ड होगा, स्ट्रिंग की जगह अब यहाँ पर नॉर्मल एक्ट कर रहा है। ओके, एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक इसी तरह से हाईएस्ट पोजीशन पर नॉर्मल डाउनवर्ड होगा, इसको n1 ले रहे हैं, इसको n2, और ये mg हो गया। बॉडी एक्सीलरेट होगी डाउनवर्ड। डाटा आपको दिए गए हैं, इक्वेशन आप बनाएं। सबसे पहले हम ले रहे हैं लोएस्ट पोजीशन पर। तो लोएस्ट पोजीशन पर इक्वेशन क्या होगी? नॉर्मल आपका अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, बॉडी सेंटर की तरफ एक्सीलरेटेड है। इसका मतलब है कि नॉर्मल ग्रेटर देन होगा, यानी कि n1 माइनस mg। ठीक, ये नेट फोर्स हो गया टूवर्ड्स सेंटर, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इसमें नॉर्मल आपका आ जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल आपका अपवर्ड है। तो आपका जो फोर्स है लोएस्ट पोजीशन पर, वो आपका मास इसमें कॉमन ले लें या इसी में वैल्यू डाल दें। मास आपको मालूम है 75 kg है, जी की वैल्यू 10 है, वेलोसिटी आपकी 100 मीटर पर सेकंड है और रेडियस आपको दी गई है। ओके, तो ये आपका जो है वो लोएस्ट पोजीशन पर जो आ रहा है वो 4500 न्यूटन आ रहा है। n1 की वैल्यू 4500 न्यूटन, अगर केजी वेट में लिखेंगे तो 450 केजी वेट। ठीक, इसी तरह से एट हाईएस्ट पॉइंट पर नॉर्मल डाउनवर्ड है, mg भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो नॉर्मल प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो नॉर्मल n2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r माइनस mg। स्पीड वहाँ पर दी गई है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो हर जगह वो सिचुएशन नहीं होगी जो आर्टिकल में सिचुएशन होती है। आर्टिकल आपने जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का किया है उसमें ये किया था कि उसमें स्पीड चेंज हो रही है। लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड आपने √5 GR दी थी, हाईएस्ट पर तब √GR होगी। ठीक है, ये सर्किल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम स्पीड थी, लेकिन यहाँ स्पीड कांस्टेंट दी हुई है। यहाँ पर नोट कर लेना, ये स्पीड कांस्टेंट है एरोप्लेन की।
ठीक है ना। तो हर जगह की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये 3000 न्यूटन आ रहा है आपका, अपवर्ड में 3000 न्यूटन। ठीक, तो ये आपका 300 kg वेट आ जाएगा। तो स्ट्रिंग की बजाय आप अदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें कि आपको नॉर्मल फोर्स का कैलकुलेशन डिफरेंट सिचुएशन में दिया जाएगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल में पूछ दें इस जगह पर, तो फिर नॉर्मल यहाँ इस तरफ होगा, mg डाउनवर्ड होगा, और कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल देगा। तो यहाँ पर सीधे n = होगा आपका mv²/r। तो ध्यान रखना, अलग अलग सिचुएशन में अगर आता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लैंग्वेज उसकी नोट करें। देखिए, ए पार्टिकल एट रेस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ए पार्टिकल एट रेस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन from the top of a large frictionless sphere of radius r। एक फ्रिक्शनलेस स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है r है, ये हमने स्फीयर बना दिया। इसके यहाँ पर एक पार्टिकल जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट होता है, इसकी जो रेडियस है वो r दी हुई है, ये आपका सेंटर हो गया। ओके, a particle at rest starts sliding down from the top of the large frictionless sphere of radius r। sphere is fixed on the ground, यानी sphere मूव नहीं करेगा। calculate the height from the ground at which particle leaves the surface of sphere। तो यहाँ पर एक जो पार्टिकल है वो स्फीयर के हाईएस्ट पोजीशन पर स्लाइडिंग करना स्टार्ट करता है यहाँ से, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा है कि कहाँ इसको ये लीव करेगा। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब पार्टिकल इस सरफेस को छोड़ देगा तो वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो पहले हम जनरल इक्वेशन बनाया करते हैं। जैसे बॉडी यहाँ पर आ गई तो mg लगेगा डाउनवर्ड, नॉर्मल इसमें एक्ट करेगा इधर, ठीक, दोनों फोर्स एक्ट करेंगे। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ए से स्टार्ट होता है, बी पर पहुँच गया, ये आपका सेंटर ओ है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट किया उसने स्लाइडिंग करना, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी 0। ठीक, इनमें जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं इनमें दो ही इक्वेशन लगा करती हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली और दूसरी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और कोई इक्वेशन यहाँ पर जो है वो नहीं लगती है। ठीक, तो सेंट्रीपिटल की इक्वेशन बताएं कितनी होगी। यहाँ पर नॉर्मल ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर ऐसे ये डाउनवर्ड आ गया है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन। ठीक, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगा। जरा यहाँ पर चेक करें, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक, वर्टिकल से एंगल है। तो mg का कंपोनेंट एक तो इधर एक्ट करेगा mg साइन थीटा, और एक इस तरफ एक्ट करेगा वो होगा mg कॉस थीटा। समझ गए होंगे आप। mg के कंपोनेंट कीजिए। देखिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हमने बताया है यहाँ पर बॉडी इस तरफ एक्सीलरेटेड है, किधर, b से o की तरफ। तो एक डायरेक्शन ये x लें और दूसरा डायरेक्शन y लिया जाता है। ठीक, कोऑर्डिनेट का पहले अटैचमेंट करना चाहिए। तो अब इक्वेशन बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या लगेगी। mg cos थीटा माइनस n, क्योंकि mg cos थीटा सेंटर की तरफ है और ये आउट सेंटर से बाहर की तरफ है, इज इक्वल टू mv²/r, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और यहाँ पर आपने लिखा है कि ये सर्किल, ये जो ये स्फीयर है इसको ये ब्लॉक छोड़ देगा,
यानी कि उस पॉइंट पर नॉर्मल 0 हो जाएगा, यानी कि mg cos थीटा mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा, मास कैंसिल हो गया, यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू gr cos थीटा आ गया। ओके, अब आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट्स ए एंड बी, एक टॉप पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है ए पर? 0, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, और हाइट चाहिए होगी, देख लीजिए हाइट यहाँ से ओ ए इज इक्वल टू आर है, ओ से ए तक डिस्टेंस आर है, रेडियस है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ओ सी जो डिस्टेंस होगी वो आर कॉस थीटा होगी, इसलिए हाइट जो ए सी है आपकी, इसको 0 मान लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पर? बी पर। तो ये जो हाइट है ए सी, ये आर माइनस आर कॉस थीटा हो गई, समझ गए ना? यही एच का काम करेगी। तो यहाँ पर ए पर काइनेटिक 0, पोटेंशियल एम जी हमने डायरेक्ट लिखा है एम जी आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने हाइट की वैल्यू डाल दी, आर माइनस आर कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर काइनेटिक, यहाँ काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल 0, लोएस्ट पॉइंट पर हम पोटेंशियल को 0 ले लेते हैं, वहाँ पर हम वी स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर देंगे। ओके, 2 इधर ले आए, ट्वाइस एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, वी स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुटअप करें जी आर कॉस थीटा। अब एम जी आर को कैंसिल कर दें, ठीक। अब यहाँ कैलकुलेशन कर ले रहे हैं नीचे इधर, तो यहाँ पर कितना बचा? 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो 2 इज इक्वल टू थ्राइस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये बन गया आपका एंगल। थीटा इनवर्स करके लिख दिया जाएगा, अगर कैलकुलेटर आपके पास अलाउड है तो आप वैल्यू को निकाल लें, अदरवाइज ऐसे ही इनवर्स करके उसको छोड़ दें, ठीक। और हाइट पूछा था उन्होंने कि कितनी हाइट पर जो है वो लीव करेगा, तो हाइट जो है वो हम बेस से लेंगे, यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से डी से, तो यहाँ पर हम हाइट निकाल दे रहे हैं इसकी। देखिए हाइट इसकी जो है वो टोटल बेस से C to D होगी, ठीक। ये OD क्या है? R है, OC क्या है? वो निकाल चुके R cos थीटा, इसका मतलब R प्लस R cos थीटा, वैल्यू पुटअप कर दें cos थीटा की 2/3, तो ये 5/3 R, ये बन गया आंसर आपका। R प्लस 2/3, तो 3 + 2 5, 5/3 R हो गया, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन अच्छा है ये, ऑब्जेक्टिव में भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उसमें दिया रहता है कहीं कहीं, जो बुक्स हैं उनमें, कि ये क्वेश्चन था कि आपका जो स्फीयर है फ्रिक्शन लेस है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल बॉडी स्टार्ट करती है स्लाइड करना हाईएस्ट पॉइंट से, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 है, जस्ट उसने स्लाइड करना स्टार्ट किया है, तो आगे जाकर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस स्फीयर को छोड़ देगी, जहाँ पर वो उसको छोड़ देगी वहीं पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में नहीं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो नॉर्मल रिएक्शन को 0 कर देते हैं, ठीक है। उससे आप और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर कभी ज़रूरत हो इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg टाइड एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के वन एंड पर एक मास बॉल को अटैच कर दिया जिसका मास है 0.5 kg, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व इन ए वर्टिकल सर्किल, इज रिवॉल्व इन ए वर्टिकल सर्किल, एक स्ट्रिंग से बॉल को अटैच करके ये और इसको एक वर्टिकल सर्किल में रिवॉल्व कर दिया, ये सेंटर O और ये बॉल हो गई। ओके,
स्पीड एट लोएस्ट पोजीशन, स्पीड एट लोएस्ट पोजीशन, देखिए 6 मीटर पर सेकेंड। लोएस्ट पोजीशन पर जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। देखिए हमने जो आर्टिकल बनाया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, उसमें जो आप लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड देते हैं √5 GR, वो सर्किल को कंप्लीट करने के लिए है और मिनिमम है, स्पीड उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि अगर स्पीड यहाँ ज़्यादा है उसी हिसाब से फिर हाईएस्ट पॉइंट पर भी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। वो आपकी लोएस्ट है स्पीड, यानी कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए लोएस्ट पोजीशन पर जिससे कि सर्किल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड आपको गिवन है जो कि दी गई है। ओके, मास है 0.5, रेडियस 50 सेंटीमीटर है, वो हम नोट कर दे रहे हैं यहाँ। मास 0.5 kg और रेडियस 50 सेंटीमीटर है, वो गिवन है आपको। ओके, तो अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर, पहला पार्ट लिखें, विल द बॉल एबल टू कंप्लीट द सर्किल, क्या बॉल जो है वो सर्किल को कंप्लीट करेगी। विल द बॉल एबल टू कंप्लीट द सर्किल, तो आपको मालूम है कि सर्किल को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, √5 GR। ओके, स्मॉल आर लिख दिया, कोई बात नहीं, √5 GR। तो इसको पहले चेक कर लिया जाए। यहाँ 5G 9.8, रेडियस 50 यानी कि 0.5, ये जो वेलोसिटी आपकी आ रही है ये आ रही 4.95 मीटर पर सेकेंड, और आपने स्पीड कितनी दी, 6, यानी आपकी स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बॉल सर्किल को कंप्लीट करेगा। तो लिख दें, गिवन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन V मिनिमम, हेंस बॉल विल मेक कंप्लीट सर्किल। ओके, अब पूछा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर स्पीड कितनी होगी। ध्यान रखना, कभी यहाँ √RG मत लगा देना, √RG जब होगी जब यहाँ √5RG हो, यानी अगर इस पॉइंट पर स्पीड 4.95 होती तो यहाँ पर √RG लगता, लेकिन यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो आप ओरिजिनल जिनसे डेरिवेशन किया गया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आप उससे लगाएं। ओके, तो यहाँ पर स्पीड चलो लिख ले रहे हैं ये V2 है, और यहाँ पर हम एज्यूम कर ले रहे V1 है, बाकी मास आपको गिवन है। तो ये पॉइंट हम A लिख दे रहे और ये पॉइंट B। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट A एंड B लगाइए। A पर काइनेटिक एनर्जी 12mVA² प्लस पोटेंशियल यहाँ 0 एज्यूम करेंगे, लोएस्ट पॉइंट पर 0, हाईएस्ट पर काइनेटिक एनर्जी 12mV1² प्लस mg, और हाइट यहाँ से यहाँ तक की 2r। ठीक, इसमें आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमने जो स्पीड ऊपर लिखी है ये चलो V1 लिख दो, यहाँ पर हमने स्पीड V2 लिख दी है। ओके, लोएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर काइनेटिक, पोटेंशियल, हाईएस्ट पर काइनेटिक और पोटेंशियल। ओके, तो मास कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V2² = V1² प्लस 4GR, 2 वहाँ ऑलरेडी हैं, 2 LCM के हैं। ठीक, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है ये काइनेमेटिक्स की तरह इक्वेशन बन जाती है, P² = U² + 2GH। H कितना यहाँ से यहाँ तक है, 2R, या आप V1² लिखेंगे तो V2² - 2GH। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको कैलकुलेशन करना है V1 का, तो V1² = V2², आपने कितनी दी यहाँ पर वेलोसिटी, 6 - 4G 9.8 और रेडियस 5, इससे आपको V1 कैलकुलेट हो जाएगा। ये V1 आपका जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर आ रहा है निकलकर 4.05
मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। ठीक, हाई लोएस्ट पर स्पीड ज़्यादा होगी, देखिए 4 पॉइंट यहाँ पर 6 दी थी आपने स्पीड, ये तो मिनिमम थी आपकी। ठीक, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है वो निकल आई आपकी कितनी, 4.05, जब लोएस्ट पर आपने 6 दी। ये केवल स्पीड चेकिंग के लिए है कि मिनिमम स्पीड लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए जिससे कि सर्किल हमारा कंप्लीट हो जाए। अब तीसरा पार्ट फिर नोट करें, फाइंड टेंशन एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पोजीशन। फाइंड टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पोजीशन। ठीक, अब टेंशन और निकालना है तो ध्यान रखना, टेंशन में भी वो मत आंसर कहीं लिख देना पेपरों में 6 mg और वो जो mg आते हैं, यहाँ पर टेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल केस में आप टेंशन को 0 लेते थे, ठीक है ना, और यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर तब टेंशन, अपने आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं ना उनको लर्न रखना, वो क्रिटिकल केस के लिए हैं। आप उस समय हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन को 0 रखकर आपने अपने आर्टिकल को बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 नहीं होगा, यहाँ स्पीड ज़्यादा है। ठीक, यानी कि टेंशन भी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ प्रोवाइड करेगा, दोनों मिलकर करेंगे प्रोवाइड। ओके, तो हम लोग दोनों पोजीशन पर देखते हैं, हाईएस्ट पर और लोएस्ट पर क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि टेंशन डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड, तो इक्वेशन क्या होगी, T1 प्लस mg इज इक्वल टू, दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, mv1 स्क्वायर बाई r। ये T1 इज इक्वल टू, डाटा आपको सभी मालूम है, माइनस mg प्लस mv1 स्क्वायर बाई r। मास मालूम है, g की वैल्यू मालूम है, स्पीड ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये आपका जो टेंशन आ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर, ये 11.5 न्यूटन आ रहा है, 11.5 न्यूटन, ये है एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, इसी तरह से एट लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन पर यहाँ पर देखिए mg डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन लगेगा ये T2, तो आपका T2 माइनस mg इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई r, और इससे आप T2 कैलकुलेट करेंगे। V2 आपको मालूम है 6 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वैल्यू आ रही है 40.9 न्यूटन, 40.9 न्यूटन। यहाँ हम एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस करना चाहेंगे, और वो आप ऑब्जेक्टिव के लिए स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, इनका डिफरेंस चेक करें T2 माइनस T1 का, और इसको अलग से कहीं नोट करके रखना। डिफरेंस जो आ रहा है वो T2 माइनस T1 का, वो आपका 40.9, इसमें 11.5 को माइनस कर लें तो 4, 9, और यहाँ पर जो है 29.4 न्यूटन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ चेकिंग करें, आपने जब इसको आर्टिकल बनाया था तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब टेंशन 0 थी, तब लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी थी, 6 mg। ये जो डिफरेंस है लोएस्ट और हाईएस्ट का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप स्पीड यहाँ बढ़ा देंगे, T1 T2 बढ़ेंगे, ठीक, लेकिन इनका डिफरेंस हमेशा 6 mg होता है, इसको आप लर्न करके रखना, ठीक है ना। तो डिफरेंस 6 mg से भी चेक कर ले रहे, लिख दिए दिस डिफरेंस, यहाँ पर नोट कर दें, दिस डिफरेंस इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू लिखना 6 mg। 6 मास चेक करें कितना था वहाँ पर, मास 0.5 और g 9.8, मास 0.5 और g 9.8, आप इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लें, ये 29.4 न्यूटन आता है, और यहाँ पर भी देखिए 29.4 न्यूटन आया। तो हमने किसी पर्पस से इसको नोट कराया ऑब्जेक्टिव के लिए, आप ध्यान रखना डिफरेंस इतना ही रहेगा। ठीक, आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ये डिफरेंस नहीं चेंज होता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना
कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन का डिफरेंस है वो ऑलवेज 6 mg रहता है। हमने आपको न्यूमेरिकली वैल्यू रखकर वेरीफाई करा दिया है इसको। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए, ए थिन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर rotates about its vertical diameter about an angular velocity with an angular velocity omega. A thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular velocity omega. ये ऐसे हो रहा है, देखिए ये हमारा वर्टिकल सर्किल है और ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे। और इसमें एक बीड पड़ी हुई है, बीड जो है वो रिंग टाइप की है, समझ लो टाइट। ठीक, ऐसे करके रोटेट हो रहा है, समझ गए ना। और ये डायमीटर हो गया, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, समझ गए होंगे सिचुएशन को। देखिए, ए थिन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो दैट ए स्मॉल बीड ऑन द वायर रिमेन्स एट हिज लोअर मोस्ट पॉइंट। ए स्मॉल बीड BEAD bead on the wire remains at his lowermost point for omega less than equal to root g by r, omega less than equal to root g by r, यानी कि स्पीड अगर इससे कम होगी या इसके इक्वल तो ये हमेशा अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पर बीड रहेगी। रिंग टाइप की है, उसमें फंसी हुई है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर लिखिए व्हाट इज द एंगल। नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बीड विद द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर ओमेगा √2g by r। अगर ओमेगा को हम √g by r की बजाय √2g by r कर दें तो थीटा कहाँ पर बीड जाकर रुकेगी। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बीड विद वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर ओमेगा √2g by r। यहाँ पर फ्रिक्शन क्वेश्चन में गिवन है कि नेग्लेक्टेड है, यानी कि फ्रिक्शन बीड और जो वर्टिकल सर्किल है उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। देखिए, ये हमारा वर्टिकल सर्किल बना, ये डायमीटर है और इसके अबाउट ये ऐसे ओमेगा से रोटेट हो रहा है, हमने दिखा दिया आपको वहाँ पर है। ठीक, ये इसका सेंटर है। इसकी पहले जनरल कंडीशन ली जाएगी। मान लीजिए किसी समय बीड यहाँ पर है, ये थीटा एंगल पर, रेडियस आपकी r है और ये आपका बीड दिया हुआ है, ये रोटेशन दिया हुआ है। ओके, तो इसमें यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में mg को डाउनवर्ड, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल के उसमें देखना न्यूटन्स लॉ में डिटेल में डिस्कशन है। तो नॉर्मल इधर सेंटर की तरफ एक्ट करेगा क्योंकि सेंटर से जाने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर होती है सरफेस के ऊपर। ठीक, दूसरी बात, ये रेडियस कैपिटल R है, ये हम पॉइंट A O B C ले रहे हैं। ओके, ये पॉइंट P ले लिया, तो इसकी रेडियस स्मॉल r। ये जो बीड है ध्यान से देखना, ये स्मॉल r रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व कर रही है बीड। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। देखिए जरा, मान लीजिए ये ऐसे करके रिवॉल्व हो रहा है, बीड यहाँ पर है इस जगह पर, तो अगर ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है ऐसे करके ऐसे, तो बीड जिस यहाँ पर है तो इस सर्किल में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, यानी कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन डाली जाएगी उससे बीड को परपेंडिकुलर डालें, उस सर्किल पर रिवॉल्व कर रही है। तो बीड का जो रिवॉल्व कर रही है उसका सेंटर B है और उसका रेडियस स्मॉल r है। अगर वो यहाँ पर बीड रुकी हुई है तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर देखते हैं, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स कर दें, इधर प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल का कंपोनेंट, और या इसमें स्यूडो लगा दें, एक ही बात है, mr ओमेगा स्मॉल r। जरा स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन भी बना लें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर आर अपॉन हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस OP है और ये स्मॉल r थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R साइन थीटा। इतना आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ बैलेंसिंग कर दीजिए, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। नॉर्मल का कंपोनेंट n cos थीटा ये बैलेंस करेगा mg को। देख लीजिए यहाँ पर x y अटैच कर दें, ये x है और ये वर्टिकल y है, ठीक है। x जो है वो P से B की तरफ है, ये डायरेक्शन PB, ओके। अब जरा नॉर्मल का कंपोनेंट दूसरा n साइन थीटा इज इक्वल टू, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mr ओमेगा स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, n cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, n साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल के कंपोनेंट किए गए हैं, ओके। स्मॉल r की वैल्यू हमने निकाल दी है, ये वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर दें। देखिए n साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r की जगह कैपिटल R साइन थीटा और ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा कैंसिल, और ये नॉर्मल की जो वैल्यू आपकी आ रही है mr ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे n cos थीटा इज इक्वल टू mg में, इक्वेशन नंबर 1 में ये 2 डाल दिया। तो डालिए वैल्यू जरा नॉर्मल की, पुट वैल्यू ऑफ नॉर्मल इन इक्वेशन 1, ठीक, क्योंकि सॉल्व करना है दोनों को। तो mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू mg, मास को कैंसिल करें और cos थीटा यहाँ पर निकालें, g अपान r ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा थिंकिंग करें आप, ठीक, हमने cos थीटा निकाल दिया, g अपान r ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन को ठीक से रिमाइंड करना और यहाँ पर देखें आप, देखिए cos थीटा की जो वैल्यू होती है अगर मैथमेटिकली आप देखें तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है। cos थीटा की वैल्यू आपको मालूम भी है, cos थीटा जो है वो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर हमें बीड को लोएस्ट पोजीशन पर रखना है। उसने बोला है कि ओमेगा अगर रूट जी बाई आर से कम होगा तो पार्टिकल अपनी लोएस्ट पोजीशन पर हमेशा रहेगा, ठीक। यहाँ पर अगर हम उस केस में थीटा को 0 डाल दें, ठीक, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ओमेगा आपका आ जाएगा रूट जी बाई आर, ठीक। आप जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक, वैसे वैसे इसमें जो है वो फोर्स लगकर ये बीड जो है वो ऊपर उठने लगेगी। इसका मतलब है स्पीड को एक सर्टेन लेवल से कम रखा जाए तो वो हमेशा लोएस्ट पोजीशन पर रहेगी। तो अगर आप cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, हमें थीटा को 0 से इंक्रीज नहीं करना है। इसका मतलब g अपान आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऐसी सेट होनी चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 ना आए। नहीं तो अगर थीटा तो cos थीटा में तो लेस देन वैसे ही 1 होता है, और फिर थीटा अगर 0 डिग्री है तो cos 0 1 होगा। थीटा की अगर कुछ वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। जैसे आपको मालूम है cos 60 डिग्री 1/2 होता है, वो 0.5 होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं इस बात को, ठीक। इसका मतलब है कि ओमेगा जो आपका होगा वो हम लेस देन आर इक्वल टू रूट जी अपान आर होगा। अच्छी तरह से इस पर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेना। अगर ओमेगा इक्वल टू रूट जी बाई आर होगा तो ये थीटा 0 हो जाएगा और ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पर होगा। स्पीड अगर इससे कम होगी तो ये हमेशा इसी पर रहेगा। अगर आपने ओमेगा को इंक्रीज करना शुरू किया तो फिर cos थीटा की वैल्यू आने लगेगी जो कि लेस देन 1 होगी। यानी हमें ओमेगा की वैल्यू ऐसी सेट करनी है कि cos थीटा ग्रेटर देन 1 बन जाए, जिससे कि थीटा एग्जिस्ट ना करे। थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पर रहेगा। इसका मतलब ओमेगा लेस देन इक्वल टू रूट जी बाई आर होना चाहिए, ठीक। कॉन्सेप्ट को ठीक से यहाँ पर समझ लेना, ओके। इसके बाद इसने बोला है कि अगर ओमेगा हम रूट 2 जी बाई आर दे दें तो थीटा कितना होगा। तो वो बहुत आसान है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दे। लिखिए इफ ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2 जी बाई आर, तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर g बाई आर, इसमें 2 जी आर ये कैंसिल हो गए,
और cos थीटा 1/2 आ गया और थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया। तो 60 डिग्री पर जाकर बीड रुक जाएगी। आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब हमने ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया कितना, √2 टाइम्स, तो बीड जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल 60 पर आ गई। ठीक, यानी कि अगर ओमेगा √g/r से कम होगा तो ये इसकी पोजीशन हमेशा अपनी लोएस्ट पोजीशन पर होगी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ लगने लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, धीरे 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 ऊपर इसे उठा ले जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और नोट करें, लिखिए, एक कर्व इन ए रोड फॉर्म्स एन आर्क ऑफ रेडियस 800 मीटर। एक कर्व इन ए रोड forms an arc of radius 800 meter if the road is 39.2 meter wide. Calculate the safe speed of turning if outer edge of road is 0.5 meter higher than the inner edge. हम एक क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी आपको करा चुके हैं। हमने बताया था कि टर्निंग में रोड थोड़ी सी उठी होती है, ये 0.5 मीटर उठी हुई है और इसकी ये 39.2 मीटर गिवन है। आपको चेक करें डाटा को, 39.2 मीटर आपको ये गिवन है। ठीक है ना। और 0.5 मीटर ये आपकी हाइट है। रेडियस आपकी दी हुई है 800 मीटर, रेडियस दी है 800 मीटर, यानी कि जिस सर्किल में ऐसे ये राउंड ले रहा है वहाँ पर जो रेडियस है वो 800 मीटर है। तो आपको मालूम होगा कि फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा, हम ऑलरेडी आर्टिकल ये करा चुके हैं पिछले लेक्चर में, साइन थीटा के इक्वल लेते हैं और यहाँ पर ये आपका थीटा है रोड का, इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सीधे डाल देंगे 39.2 और ये किसके इक्वल होता है, v²/rg के। फार्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, इससे आपका कैलकुलेशन निकल आएगा। इन्होंने यहाँ पर स्पीड पूछी है तो वो स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। रेडियस दी है, g दिया है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें, ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और जरा इसका आप नोट करें छोटा सा। इसका सेम क्वेश्चन हम एक और करा चुके हैं आपको पिछले लेक्चर में। आपको एक, जैसे हमने लास्ट आर्टिकल कराया है इसके पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, उसमें हमने आपको हाइट से दिखाया था कि यहाँ से एक पार्टिकल या साइकिल या कोई भी चीज़ आकर यहाँ पर एक सर्किल अपना कंप्लीट कर रही है ऐसे। इसकी यहाँ हाइट दी हुई है, ये रेडियस r है और ये हाइट जो दी हुई है, इसे और हाइट बना दें, ये हाइट 3r दी हुई है। h=2, पूछा है कि सर्किल कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, हाइट दी हुई है h=3r। तो पहला पार्ट, वुड द पार्टिकल लूप द लूप या लूपिंग द लूप, वुड द पार्टिकल लूप द लूप, यानी कि सर्किल कंप्लीट क्या पार्टिकल करेगा। तो इसके लिए आप लोएस्ट पॉइंट पर पहले वेलोसिटी निकाल लें। आपको मालूम है कि लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। ठीक, आप v²u² + 2as भी लग सकते हैं। हाइट आपकी 3r है और ये पॉइंट हम b ले रहे, तो vb², ये पॉइंट a है तो va² + 2as, a की जगह g और हाइट कितनी है 3r, या कंजर्वेशन आप मैकेनिकल एनर्जी लगा दें, यही इक्वेशन आपकी बनेगी। ओके, तो vb va 0 है, ये आपका आ गया √6gr और आपको मालूम है कि लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो √5gr से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब सर्किल कंप्लीट होगा। तो वहाँ पर लिख दीजिए, दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √5gr, हेंस पार्टिकल विल लूप द लूप, hence particle will loop the loop. Second part, what is the force on the circular track at point lowermost and highest? At point B and C लिख दें, यहाँ पर C लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आपका पूछा है रिएक्शन कितना है और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पूछा है। What is the force on the circular track at point B and C? ये भी आपको आर्टिकल मालूम है अच्छी तरह से। बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट है हमारा,
इसमें नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड mg और सेंटीपिटल फोर्स अपवर्ड होगा। क्या इक्वेशन बनेगी? n1 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इससे आप n1 कैलकुलेट कर सकते हैं। v आपको मालूम है, v वहां पर गिवन है, कितना है v? 6g आ रहा है रूट, तो ये 7 mg आ रहा है, 7 mg। अब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर चेक कर लें कितना होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर जो है वो C पॉइंट पर नॉर्मल डाउनवर्ड n2 mg डाउनवर्ड, तो n2 प्लस mg इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, और फिर इससे n2 कैलकुलेट कर लें। तो ये n2 आपका आ रहा है mg के इक्वल। और शायद आपको अगर अभी ध्यान हो तो हमने अभी आपको बताया था कि लोअर मोस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर जो नॉर्मल या जो स्ट्रिंग का टेंशन है उसका डिफरेंस हमेशा 6 mg होगा। तो आपने जब इसको पहले कैलकुलेट कर लिया है कि 7 mg है, तो आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर जो होगा वो mg होगा, 7 mg में से 6 mg को निकाल दें। ये डिफरेंस हमेशा 6 mg होता है। ओके, तो हम फिर यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं कि n1 माइनस n2, ये कभी ये लर्न करके रखें, ये डिफरेंस हमेशा 6 mg के इक्वल होता है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर, चाहे टेंशन पूछा जाए और चाहे आपसे नॉर्मल हो, अटैचमेंट हो, कोई भी वैल्यू दी जाए। ठीक, तो आप ओके स्टूडेंट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हमने आपको कई क्वेश्चन आज करा दिए हैं और आप उस आर्टिकल को तैयार करें। ठीक, 2 आर्टिकल में उसकी थ्योरी है डिटेल में, और यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे न्यूमेरिकल से आर्टिकल को। बस ये ध्यान रखना कि √5gr और √gr वो क्रिटिकल केस है, स्पीड उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक, और नॉर्मल का डिफरेंस या टेंशन का डिफरेंस हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पर 6 mg होगा। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको डाउट हो तो फिर कमेंट में डालना, उसको हम फिर डिस्कस कर देंगे। ओके।